देखिए प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो प्रकाश का परावर्तन के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रकाश की कोई किरण, किसी स्रोत से आने वाली किरण या कहीं से सूर्य से आने वाली किरण, कोई भी हम किरण ले सकते हैं। तो सूर्य से आने वाली किरण या कोई भी किरण जब किसी चिकने या फलदार पृष्ठ पर आपतित होती है तो आपतन के पश्चात क्या होता है, उसी माध्यम में वापस लौटने लगती है। इस प्रकार से घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लिया हमने ये क्या हमारे पास कोई पॉलिसेबल सरफेस है और ये पॉलिसेबल सरफेस है और ये आने वाली प्रकाश की कोई किरण तो क्या कर रही है, उसी माध्यम में वापस लौट रही है। कब? जब वो पॉलिसेबल सरफेस से टकराती है, आपतित होती है। मीन जब प्रकाश की कोई किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सरफेस पर आपतित होती है तो आपतन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस प्रकार से घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना? तो क्या है, when the ray of light incidents on a polisable surface then bounce back in a same medium, this phenomena is known as reflection of light। और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। अच्छा, जो प्रकाश की किरण पॉलिशदार सरफेस की ओर आ रही है उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं और आपतित किरण पॉलिशदार सरफेस के जिस पॉइंट से टकराती है, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होती है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, यानी आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौटती है तो वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब आपतन बिंदु पर खींचा गया एक लंब, ठीक है ना, आपतन बिंदु को मिलाते हुए उस पॉलिसेबल सरफेस पर एक लंबवत रेखा खींची जाती है। इस लंबवत रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, अभिलंब कहते हैं, नॉर्मल लाइन। ठीक है ना? तो ये हो गई थ्री लाइंस, लाइन यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एंड, नॉर्मल यानी कि अभिलंब। तो अब यहां से पहला नियम बनकर आ रहा अपना, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो एक सिंगल प्लेन यही हो गया जिस पर इंसिडेंट रे भी है, रिफ्लेक्टेड रे भी है और नॉर्मल लाइन भी है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, पहला नियम। अब नियम नंबर 2, परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान के बराबर होता है। ठीक है? अब क्या कह सकते हैं, तो परावर्तन कोण क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, आपतन कोण क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। सबसे पहले आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को क्या कहते हैं हम लोग, आपतन कोण कहते हैं। ठीक इसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से जो है हम लोगों को पता पड़ जाता है आपतित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है ना? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु ये हो गया, परावर्तन कोण, आपतन कोण, और ये इसके दोनों नियम। अब हम लोग इसके आगे चल रहे हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है, जैसे कि हम लोग लाइट के नेचर के बारे में पढ़ा कि प्रकाश जो हमेशा सीधी रेखा में चलता है। अगर सोचो प्रकाश सीधी रेखा में ना चलता तो किसी की परछाई ना बनती, क्योंकि प्रकाश के मार्ग में कोई भी चीज आ रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी सीध में एक डार्क शैडो बन जाएगी। शैडो मतलब परछाई। ठीक है, एक डार्क सरफेस आ जाएगा। वही डार्क सरफेस ही जो है वो हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब होता है, परछाई होती है। ठीक है ना? जैसे हम लोग कभी फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने कभी सूर्य के चले जाने का हम लोग रात में भी देखते हैं तो दीवारों पर बल्ब का प्रकाश पड़ रहा है। अगर उस प्रकाश के मार्ग में अगर हम आ जाते हैं तो हमारे
जितनी जगह को हम कवर करते हैं उतनी जगह पर सामने दीवार पर एक डार्क, ठीक है, प्लेस आ जाता है। उस डार्क प्लेस को मतलब हम कहते हैं परछाई आ गई हमारी, ठीक है ना, शैडो हो गई, तो वही है हमारी परछाई। तो यानी कि अगर वो प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता, इधर उधर मुड़कर चलता तो हमसे टकराता ही नहीं, तो हमें कभी परछाई ही नहीं होती। और किसी प्रकार की ऊर्जा है वो हमेशा ऊष्मा है, ठीक है, वो हमेशा सीधी रेखा में ही चलती है। क्यों? अगर वो इधर उधर मुड़कर चलेगी तो क्या होगा? जैसे हम लोगों को देखो सर्दी और गर्मी का एहसास होता है, ये भी तो एक प्रकार की हीट है, ठीक है ना। और जैसे ताप बढ़ रहा तो हीट हो गए, और कभी और गर्मी आ गई, ठीक है, तो मतलब ताप बढ़ता है। तो इस प्रकार से हम लोगों को सर्दी और गर्मी का एहसास क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों को पता है कि हमारी बॉडी से वो ठंडी हवाएं और गर्म हवाएं टकराती हैं। अगर वो सीधी रेखा में नहीं चलती तो इधर उधर मुड़ के निकल जाती, और इधर उधर मुड़कर निकल जाती तो फिर हमसे टकराती ही नहीं, और हमें किसी प्रकार से कोई फीलिंग्स नहीं होती, कोई फील नहीं कर पाते, हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से जो है ना, अब हम लोग बात करते हैं हमारा अगला टॉपिक जो इस पर डिपेंड है, प्रकाश के परावर्तन पे। अब क्या डिपेंड हो सकता है? प्रतिबिंब का बनना, है ना। प्रतिबिंब कैसे बनेंगे? प्रकाश की परावर्तन हो रहा है तो प्रतिबिंब भी बनेंगे। तो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन हुआ तो प्रकाश के परावर्तन के लिए हमने पॉलीसेबल सरफेस लिया, जिसके लिए हम लोग घरों में भी अक्सर यूज करते हैं। क्या? आईना, कांच, दर्पण, हिंदी में इसे दर्पण कहते हैं। नॉर्मली हमने अपने घरों में कांच में शक्ल देखा हो, अपनी शीशे में जहाँ शक्ल देखा हो, है ना, इंग्लिश में कहते हैं मिरर। तो ये सभी चीजें जो है हम लोगों को, हमारे पास सब एक ही चीज है, वो सब लोग अलग अलग अपने अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मिरर्स। मिरर क्या होते हैं? दर्पण क्या होते हैं? तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होते हैं? सबसे पहले दर्पण कैसे बनते हैं? तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? पारदर्शी कांच लेते हैं। क्या लेते हैं? पारदर्शी कांच। अब पारदर्शी कांच के किसी एक पृष्ठ पर या तो पारे की कलई और उसके ऊपर लाल ऑक्साइड का पेंट, पारे की कलई खोल दिया, पारे की कलई किया तो ऊपर से अब क्या हो गया? सिल्वर्ड हो गया वो, और अभी भी उसके आर पार देखा जा सकता है, परंतु उसकी एक ऐसी फ्रेम बन गई जिससे हम अपनी शक्ल देख सकते हैं उस फ्रेम के अंदर, है ना। तो आपने कई जगह देखा होगा कि जिन पे पॉलिश नहीं होती ना, पीछे केवल कलई पुती होती है ये वाली, यानी कि लाल ऑक्साइड का पेंट नहीं किया हुआ, उन्होंने केवल कलई पोत दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब पारे की कलई पोतते थे ऊपर से पीछे से सिल्वर्ड हो जाता वो, तो उसके आर पार देखा जा सकता है, उसके आर पार देखा जा सकता है। परंतु जैसे ही हम लोग रेड ऑक्साइड का पेंट कर देते वो ऐसा हो जाता है कि उसके पीछे आप देख ही नहीं सकते। तो पूरा फुली कंसंट्रेशन है इस बात का कि अब जो है हमें केवल अपनी शक्ल दिखाई देगी, हमें उसके पीछे का नहीं दिखाई देगा। अभी हमें अपनी शक्ल भी दिखाई दे रही थी और पीछे का भी दिखाई दे रहा था, तो हम अपनी शक्ल पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। इसे इस कंसंट्रेशन बनाने के लिए उसमें पेंट कर दिया जाता है, ठीक है। तो लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया उसके ऊपर, पॉलिश के ऊपर, तो पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया था किसी भी एक पृष्ठ पर, तो उसका जो अपोजिट सरफेस होता है वो क्या बन जाता है? परावर्तक तल यानी रिफ्लेक्टेड सरफेस बन जाता है। परावर्तक तल यानी रिफ्लेक्टेड सरफेस बन जाता है, और उसको ही हम लोग दर्पण बोलने लगते हैं, ठीक है ना। दर्पण क्या होता है? बताओ सोहन, क्या होता है दर्पण? किसी भी बैठ के ना आराम से। कांच या कांच के पीछे लाल ऑक्साइड और काले का पेंट कर दिया जाता, तो वो एक साइड से सर ठीक है, बन जाता। क्या हो जाता है? देखो, सबसे पहले हमने कोई भी कांच ले लिया, पारदर्शी कांच ले लिया, पारदर्शी कांच पर हम लोगों ने क्या कर दिया? पारे की कलई और लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया किसी भी एक पृष्ठ। जब पीछे किसी भी एक पृष्ठ पर हमने कर दिया तो उसका जो अपोजिट सरफेस होगा, दूसरा वाला था, वो बन जाएगा आपका परावर्तक तल, जिसमें हमारी शक्ल दिख रही है, ठीक है। इस प्रकार से उसको कहेंगे हम लोग दर्पण। दर्पण यानी कि मिरर, ठीक है। दर्पण यानी कि मिरर यानी कि या फिर कांच, ग्लास, जो भी लोग कहते हैं अपने। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं दर्पण में, ठीक है। दर्पण दो प्रकार के, समतल दर्पण हुआ ये कब? जब हम लोग फ्लैट यानी प्लेन मिरर लेंगे, यानी कि प्लेन
ग्लास लेते हैं और उसके किसी एक सरफेस पर हम लोग क्या कर देते हैं, पारे की कलई यानी कि मरकरी, ठीक है ना, मरकरी कलर कर देते हैं, ठीक है ना, और उसके ऊपर लेड ऑक्साइड भी कवर कर देते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, उसका अपोजिट सरफेस एक प्लेन रिफ्लेक्टेड सरफेस बन जाता है, और जो प्लेन रिफ्लेक्टेड सरफेस बन जाता है उसे हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं, यानी कि समतल दर्पण कहते हैं। इसी प्रकार होते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। गोलीय दर्पण का मतलब क्या होता है भाई, कर्व्ड है, तो कर्व मतलब अपन ने होलो ग्लास ले लिया, कांच का एक खोखला गोला ले लिया, हमने कांच का खोखला गोला लिया है, जैसे आपने देखा होगा जब आप लोग क्या करते हैं प्रदर्शनी वगैरह घूमने जाते हैं तो वहां पे सोप बबल्स मिलते हैं, तो एक सोप वाला वाटर होता है, और सोप वाटर में क्या करते हैं वो लोग, डिप करते हैं पाइप को और फूंक मारते हैं, यानी एयर फ्लो करते हैं, और उससे कई सारे बबल्स निकलने लगते हैं। वो सारे जो बबल्स दिखते हैं आपको होलो दिखते हैं, उनके आर पार देखा जा सकता है ना। तो एक होलो बबल लिया, मतलब एक समझ लीजिए एक होलो ग्लास लिया है, यानी कांच का एक खोखला गोला लिया है, यानी होलो स्फीयर। अब होलो स्फीयर लिया ये, और उसमें से एक पृष्ठ को ऐसे काट लिया, यानी इस तरह से काट लिया। अब देखो ये अलग हो गया, ठीक है। अब कांच के खोखले गोले से, अब इस कांच के खोखले गोले से काटा गया तो भाग ही ये वाली, इसके किसी एक पृष्ठ पर पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट कर दो, पारे की कलई और लाल ऑक्साइड का पेंट कर दो, तो ये पारे की कलई कर दिया और लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया, ठीक है। तो अब हम ये देख पा रहे हैं कि पारे की कलई और लाल ऑक्साइड का पेंट हमने किस साइड किया, उभरे हुए तल पर। यही काम हम दूसरी तरफ भी कर सकते थे, है ना, तो इस तरह से। अब यहां भी हम लोग ऐसे कर सकते थे, ये दबे हुए तल पर कर सकते थे, तो इस प्रकार से हम कहे तो कभी उभरे हुए तल पर करा, कभी दबे हुए तल पर करा। जब उभरे हुए तल पर करा तो दूसरे प्रकार का दर्पण बनेगा, और जब दबे हुए तल पर करेंगे तो दूसरे प्रकार का बनेगा। तो इस प्रकार से गोलीय दर्पण दो प्रकार के हुए, गोलीय दर्पण दो प्रकार के हुए। इनमें सबसे पहला, जब उभरे हुए तल पर पानी की कलई और लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते तो दबा हुआ तल जो है वो परावर्तक तल बन जाता है। तो जब दबा हुआ तल परावर्तक तल बन जाता तो इसे कहते हैं हम लोग अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर, ठीक है ना, अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर। तो क्या है, कांच के खोखले गोले से काटा गया वह भाग जिसके उभरे हुए तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं, जिससे उसका दबा हुआ तल क्या बन जाता है, परावर्तक तल बन जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर कहते हैं। और इसी प्रकार से जब हम क्या करते हैं, कांच के खोखले गोले से कोई भाग काट लिया और उसके दबे हुए तल पर पारे की कलई और लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया, ठीक है। इसके जो सरफेस है, इस सरफेस को अपन लोग क्या कहते हैं, इस होलो सरफेस पर हमने क्या किया, हमने पारे की कलई लाल ऑक्साइड का पेंट करते, तो इसका जो आउटर सरफेस है वो रिफ्लेक्टेड सरफेस बन गया। अभी हमने इनर सरफेस पर पॉलिश कर दिया, तो आउटर सरफेस जो है कर्व पार्ट का वो क्या बन गया हमारा, रिफ्लेक्टेड सरफेस, यानी आंतरिक भाग पर पारे की कलई और लाल ऑक्साइड का पेंट कर दबे हुए भाग पर, तो उसका उभरा हुआ तल परावर्तक तल बन जाता है, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये बन गया आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, अब हम लोगों ने लिख दिया उत्तल दर्पण बन गया, अवतल दर्पण बन गया। अब इसके बाद अब प्रतिबिंब बनेगी, प्रतिबिंब मतलब इमेज। समतल दर्पण की कंडीशन बताओ। समतल दर्पण की कंडीशन, ये समतल दर्पण तो बताया, अब कंडीशन जैसे अवतल दर्पण की बताई जाएगी, समतल दर्पण की बताई। समतल दर्पण की कंडीशंस क्या है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
आपने सबसे पहले कोई भी समतल दर्पण ले लिया, मतलब ये प्रकार का समतल दर्पण है, ठीक है, ये ले लिया। अब समतल दर्पण जब लेने के बाद अपन ने क्या देखा कि हमने जब इसके सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखा, तो जितने डिस्टेंस पर हमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा तो क्या होगा, मान लिया कि यहां कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, वो x डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है, तो दर्पण के पीछे उतने ही डिस्टेंस पर उसका प्रतिबिंब अर्थात इमेज बनेगा, ठीक है। और हम लोगों ने ये पढ़ा था रिफ्लेक्शन में कि अब जब प्रतिबिंब बनने की कंडीशंस पढ़ेंगी तो हमें पता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण इन दोनों के बारे में सोचते हैं, ठीक है, कि वस्तु के किसी बिंदु से चलकर आने वाली प्रकाश की किरणें, तो वस्तु यही है, समय क्या कर रही है, किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है या दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पर अगर अनंत, इसकी फोकस दूरी क्या है, अनंत, क्योंकि जितनी दूरी पर रखेगा प्रतिबिंब उतनी दूरी पर बन रहा है ना, जितनी, क्योंकि इसकी आवर्धन क्षमता क्या है, इसकी आवर्धन क्षमता एक होती है, ठीक है। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता क्या होती है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, तो जितनी दूरी करे पास में करे प्रतिबिंब सेम साइज का बनेगा जितने साइज की वस्तु है। आवर्धन क्षमता मतलब सर मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है ना, मैग्निफिकेशन यानी कि पावर ऑफ द मिरर, ठीक है ना। मैग्नीफाइंग पावर में क्या होता है लोग, तो ऐसे लीनियर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई यानी लेंथ ऑफ इमेज यानी हाइट ऑफ इमेज, और हाइट ऑफ इमेज और इसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम है। जब दोनों ही सेम है तो मैग्नीफाइंग पावर क्या है इसकी, 1, ठीक है। तो जिसकी मैग्नीफाइंग पावर 1 होती है उसकी फोकस दूरी क्या होती है, अनंत, ठीक है, उसकी फोकस दूरी क्या होती है, अनंत, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग ये बात कर सकते हैं। अब है गोलीय दर्पणों में, हालांकि समतल दर्पण में ज्यादा है नहीं, क्लास 10 में सभी चीजें दर्पणों में, गोलीय दर्पणों में आपसे पूछी जाएंगी। क्लास 10 में जब भी आएगा तो आपको कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से ही संबंधित बातें की जाएंगी, ठीक है। गोलीय दर्पण से ही बातें सोची जाएंगी, पूछी जाएंगी आपसे। तो अब हम लोग गोलीय दर्पणों में चल रहे हैं। तो सबसे पहले बनते प्रतिबिंब का बनना। तो प्रतिबिंब बनने के लिए हमारे पास गोलीय दर्पण में 3 कंडीशंस हैं, 3 कंडीशंस हैं कि अगर किसी भी मिरर में कोई भी किरण आती है तो कहां से आएगी और किस तरह से उसका इमेज बनेगा। तो देखो ध्यान से, तो सबसे पहले पहली कंडीशन कि अगर किसी मिरर में प्रकाश की कोई किरण एंटर करे, मतलब ये अवतल दर्पण हमने ले लिया, अवतल दर्पण लिया और ये हमारी क्या है, मुख्य अक्ष, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो मुख्य अक्ष क्या होती है, तो हम लोगों ने जहां पर भी हम लोग देख पा रहे हैं मुख्य अक्ष जाकर किसी से मिल रही है उस बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। ध्रुव की एक डेफिनेशन होती है, परिभाषा होती है। परिभाषा क्या है कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो ये है गोलीय दर्पण और ये उसका परावर्तक तल और ये उसका मध्य बिंदु, तो उसको हमने पोल यानी कि ध्रुव कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, द मिड पॉइंट ऑफ अ रिफ्लेक्टेड सरफेस इज नोन एज द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्टेड सरफेस के मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल कहते हैं। तो क्या है पोल, मिड पॉइंट ऑफ अ रिफ्लेक्टेड सरफेस ऑफ अ कर्वेचर is known as pole,
गोलीय दर्पण में ये हमारा है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? तो गोलीय दर्पण को हमने क्या किया है, बनाने के लिए सबसे पहले एक होलो ग्लास लिया था, ठीक है ना। मान लिया जब हमने ये होलो ग्लास लिया इस तरह से, ठीक है। अब इस होलो ग्लास से तो हमने काटा था इसको, तो इस होलो स्फीयर का यानी कांच के खोखले गोले का जो केंद्र होता है, सेंटर होता है, वही इस दर्पण का भी सेंटर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दर्पण को इससे अलग थोड़ा ही है। तो कांच के खोखले गोले से काटा गया वह भाग जो भी दर्पण बना था, तो उसका सेंटर भी वही होगा जो कांच के खोखले गोले का है, और उसी को हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र। क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। तो क्या कहेंगे? परिभाषा बन गई, गोलीय दर्पण के का वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है? कांच के खोखले गोले का केंद्र जिससे कि गोलीय दर्पण को काटा गया है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो यही आ जाएगा आपका इस तरह से परिभाषा, और इसे हम सी से डिनोट करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। अब गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा, यानी ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाते हुए आगे बढ़ा दें, तो इसी को कहते हैं हम लोग मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है? गोलीय दर्पण के ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा। गोलीय दर्पण के ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। द एडजॉइनिंग लाइन ऑफ द पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर is known as principal axis, ठीक है। The adjoining line of the pole and the center of curvature is known as principal axis, यानी गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष क्या है? गोलीय दर्पण के ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा गोलीय दर्पण की क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। और इसकी कोई प्रॉपर लेंथ नहीं है, ये इन्फिनिटी लेंथ तक जा सकती है, मतलब जहां तक हम लोग देख सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं जहां तक कि, और जिसके बाद हम उसे मेजरमेंट नहीं कर सकते थे। अनंत एक ऐसा बिंदु होता है जो हर व्यक्ति के अलग अलग होता है। जैसे हर व्यक्ति की एक समझ है, हमारी एक समझ है, तुम्हारी एक समझ है, और की भी समझ होती है। कोई काम जो दूसरों के लिए कैसा हो जाए, मतलब अकल्पनीय हो जाए, तो अनंत हो जाता है। अकल्पनीय मतलब इसकी वो केवल क्या कर सकता है? केवल ऐसा है कि वो कोशिश भी नहीं कर सकता कि भावों से मेजरमेंट किया जा सके, अकल्पनीय है उसके लिए कि हम सोच भी नहीं पाएंगे कि कितनी दूरी पर है। जैसे तारे, अब आपको क्या पता कौन सा तारा कितनी दूरी पर है? आपके पास ऐसा कोई इंची टेप नहीं है, या ऐसा कोई लेंथ मिलीमीटर स्केल नहीं है जिससे आप उसे मेजर कर पाए, तो वो आपके लिए इन्फिनिटी लेंथ है ना, तो अनंत है वो। जैसे ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में कितने क्या चीजें हैं सबको जानकारी नहीं, अनंत है। तो बस इस अनंत संसार में हम सब जी रहे हैं। अनंत का मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें जिनसे हम लोग अभी भी अनभिज्ञ हैं, अनअवेयर हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इनको कहते हैं। तो ऐसे ये क्या हमारे पास हो गई। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई रेखा यहां पर जाए, गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर प्रवेश करने वाली रेखा गोलीय दर्पण के कहां से होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर लौटती है, ठीक है। तो मुख्य फोकस से होकर लौटती है। अगर हम यहां से मुख्य फोकस की डिफाइन बनाए तो ये अच्छा, ये इमेज बनने की पहली कंडीशन है कि जो भी रेखा गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, यानी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, वो हमेशा दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर वापस लौटती है, या
मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अब ये दो कंडीशन हो गई कि कब आती हुई प्रतीत होती है और कब वास्तव में होकर जाती है। तो गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर प्रवेश करने वाली किरणें अगर अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो क्या करती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। और अगर यही किरणें गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर तो जाए परंतु ये उत्तल दर्पण में जाए, आपतित हो उत्तल दर्पण पर आपतित हो, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो क्या होगी, इस तरह से लौट जाएंगी। अब यहां पर खड़े हुए इस व्यक्ति को तो यही दिखाई देगा कि ये किरणें कहां से आ रही है, यहां से आ रही है। उसे नहीं पता पड़ेगा कि ये बल्ब इधर चल रहा था, ये रोशनी इधर से आ रही है। उसे तो यही लगेगा कि ये किरणें उसके पास यहां से आ रही है, यहां से कोई डिलीवर कर रहा है। तो यानी यहां से आने वाली रेजेस यहां से डिलीवर होती दिखाई देगी, उसको आती दिखाई देगी। जब यहां से आती हुई दिखाई देगी तो उसको ऐसा लगेगा कि यहां से ये किरणें आ रही हैं परंतु वास्तव में आ नहीं रही। तो ये उसके लिए आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ये उसके लिए आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और हम लोग यहाँ पर इस कंडीशन को दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, मतलब कि दो एक ही कंडीशन के लिए दो बातें होंगी यहाँ पे। क्या, तो गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण, देखो गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर ये भी है और गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर ये भी है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात यहां भी परावर्तन हो रहा और यहां भी परावर्तन हो रहा, तो मुख्य अक्ष से होकर जाए, मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, ये दो बातें होंगी। अब मुख्य फोकस को कैसे डिफाइन करेंगे, तो ज्यादा टेंशन, जो बात हमने अभी कही बस वही करना है। गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं या आती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस यानी जिस बिंदु से, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है या मुख्य फोकस के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। उस बिंदु को गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, इसे F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, ये कंडीशन होगी। यहां से छोटी सी डिफाइन और बन जाती है कि अगर मुख्य फोकस का डिस्टेंस अगर अपन को पता करना है तो उसको डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी से आप समझते क्या है, फोकस बिंदु। फोकस बिंदु का मतलब समझते हैं जहां पर वो लेंस फोकस कर सकता है, प्रतिबिंब कहीं से भी आए उसकी फोकस दूरी यही है, उतनी डिस्टेंस पर फोकस करेगा। ठीक है, तो यानी कि हम लोगों को पता है कि किसी चीज को हम जहाँ दूर से देख तो रहे सही से, पर हमारी फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है जो फिक्स हमें अच्छे से स्पष्ट रूप से दिख सकता है, सब चीज फोकस कर सकते हैं, फोकस दूरी हुई। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट को प्लेस करना पड़ेगा, या ऑब्जेक्ट कहीं प्लेस करते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए, है ना। तो इसको अपन को क्या करना है, फोकल लेंथ का मतलब होता है दैट पॉइंट व्हिच इज एट व्हिच वी कैन इलस्ट्रेटिव थिंकिंग, यानी कि हम कह सकते हैं किसी भी चीज को इलस्ट्रेटिव तरीके से देखना, मतलब स्पष्ट रूप से देखना। ठीक है ना, तो अब हम लोग को कोई भी चीज दिखाई दे रही है, अब धुंधली से दिखाई दे रही है, तो हम लोग उसको फोकस बिंदु पर लाना पड़ेगा जहां पे वो चीज स्पष्ट दिखाई देता है। तो जहां पे वो चीज स्पष्ट दिखाई देता है वो हमारे लिए फोकस बिंदु का काम करेगा, वो हमारे लिए क्या है, फोकल लेंथ होगी। वहां उस डिस्टेंस से लेकर उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा हमारे पास, हमारी आई से लेकर वहां तक का जो डिस्टेंस होगा हमारी फोकल लेंथ कहलाएगी। अब हम यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो देखो, तो गोलीय दर्पण की बात है, कंडीशन नंबर, और फोकल लेंथ क्या हो गई, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, यानी गोलीय दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को
गोलीय दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है ना, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी, गोलीय दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, अब ये दर्पणों के लिए अलग अलग होती है। जितनी जैसी आपकी वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी या घटेगी तो उसी प्रकार से उनकी फोकस दूरी भी क्या होगी, बढ़ेगी और घटेगी, इफेक्टेड होगी। मतलब अपन को कैसे पता कि अब वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी कि फोकस दूरी घटेगी, या फोकस दूरी बढ़ेगी तो वक्रता त्रिज्या घटेगी। तो अभी हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ से एक रिलेशन आपके लिए बताया जाएगा। तो F बराबर क्या होता है, R/2। F बराबर क्या होता है, R/2। तो अब हम लोग को दिखाई दे रहा है कि अगर F बढ़ रहा है तो F की वैल्यू R/2 है। अब 1/2 तो कांस्टेंट है, 2 क्या है, कांस्टेंट। तो अगर हम इस कांस्टेंट को हटा दें तो ये प्रोपोर्शनल टू है R। मतलब रेडियस बढ़ेगी तो फोकस दूरी भी बढ़ेगी, रेडियस कम होगी तो फोकस दूरी भी कम होगी। ठीक है, अगर रेडियस कम होगी तो फोकस दूरी भी कम हो जाएगी, और अगर रेडियस यानी कि वक्रता त्रिज्या बढ़ती है तो फोकस दूरी भी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से हमें पता पड़ जाएगा कि कब फोकस दूरी बढ़ रही है और कब घट रही है। तो इस प्रकार से पता पड़ा फोकस दूरी बढ़ गई तो त्रिज्या भी बढ़ेगी, और त्रिज्या बढ़ रही तो फोकस दूरी भी बढ़ेगी। कोई भी एक चीज के बढ़ने पर दूसरी चीज इफेक्ट होगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। ठीक है, अगर एक के कम होने पर दूसरी बढ़े या दूसरे के बढ़ने पर पहली घटे तो ये होते हैं क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का मतलब व्युत्क्रमानुपाती। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो इस प्रकार से हमें ये देखना है कि हम लोग क्या है, इस तरह से हम लोग पता पड़ गया कि ये क्या है आपका फर्स्ट कंडीशन होगी। कंडीशन नंबर 2 पे चले। कंडीशन नंबर 2 पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, दूसरी कंडीशन है हमारे पास अब देखो कंडीशन नंबर 2 में गोलीय दर्पण में अगर हम बात करते हैं, क्या है कंडीशन नंबर 2, तो देखो बताओ मुझको क्या है कंडीशन नंबर 2। जी तो गोलीय दर्पण की मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष, मुख्य। ठीक है, तो ये आपके गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष, ये होगी कॉलेज। अब देखो कॉलेज कैसे भी कर दो, कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ पर गोलीय दर्पण का ध्रुव हो गया और उसके बाद ये हमारा वक्रता केंद्र कह दिया था हमने, और ये मुख्य फोकस कह दिया था। अब अगर प्रकाश की कोई किरण गोलीय दर्पण में क्या हो जाए, अभी समांतर जा रही थी तो फोकस से आ रही थी, अब अगर फोकस से जाए समांतर हो जाएगी, उसी की ऐसी है ना। तो गोलीय दर्पण में अब प्रकाश की कोई किरण क्या करती है, वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, और जब प्रकाश की कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वो दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। और जब प्रकाश की कोई किरण लंबवत आपतित होती है तो कंडीशन नंबर 3 बन जाती है। ठीक है, दूसरी कंडीशन तो वही थी जो हमने बताई, पहली की जस्ट अपोजिट। पहली की अपोजिट दूसरी के बारे में अगर हम बात करते तो हमने क्या बताया था, पहली में बात कर रहे थे तो समांतर जा रही थी तो फोकस से आ रही थी, और दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, फोकस से जाएगी तो समांतर लौटेगी, फोकस से जाएगी तो क्या होगी, समांतर लौटेगी। और अब हम लोग बात कर रहे हैं तीसरी कंडीशन पे। तीसरी कंडीशन में हमेशा एक ही बात होती है, क्या, वक्रता केंद्र से जाएगी और परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी, यानी कि लंबवत आपतित होगी, और जब लंबवत आपतित होगी तो क्या होगा, वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी, वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी।
जब वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी तो हम लोग देखेंगे इसमें किसी भी प्रकार से कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यानी प्रकाश की किरण जहां जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग में वापस भी लौटती है, जिस वे से आती है उसी बात पर वापस भी लौटती है रिफ्लेक्शन के बाद। तो वक्रता केंद्र से जा रही थी और वक्रता केंद्र से आ रही है। इसी प्रकार हम लोग उत्तल दर्पण में बात करेंगे तो जो किरणें वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होती है या वक्रता केंद्र की ओर जाती है, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही आती हुई प्रतीत होती है। गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही आती हुई प्रतीत होती है, वक्रता केंद्र से ही आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना। इसमें कोई टेंशन, तीनों कंडीशन होंगी। अब अगर हम इनके लिए इमेज बनाना चाहें, ठीक है, इमेजेस कैसे बनती है, देखो इमेजेस के लिए हमने पहले भी आपको एक शॉर्ट कंडीशन बताया था, ठीक है ना। अगर वही याद हो जाए तो आपको कभी भूलने की बात ही नहीं होती, हमने यही बता दिया था आपको, है ना। एक छोटी सी ट्रिक है जो हमने बताई थी आप लोगों को, हालांकि इस ट्रिक को केवल मन में ही रखना है, किसी को लिख कर नहीं आना है एग्जाम में, है ना, इसको एग्जाम में लिख कर नहीं आना। इसका यूज करके आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर याद हो जाएंगे, ऑल कंडीशंस याद रह सकती है, ठीक है ना। 1 2 3, ठीक है। आप देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फिनिटी और ये आपका हो गया सेंटर, इसे हम लोग वक्रता केंद्र कहेंगे। तो पहली कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट को हम लोग अनंत पर रख सकते हैं, दूसरी कंडीशन है हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख सकते हैं, तीसरी कंडीशन है कि वक्रता केंद्र पर भी रख सकते हैं, चौथी कंडीशन है कि हम लोग मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रख सकते हैं, और पांचवी कंडीशन फोकस पर रख सकते हैं, और छठवीं कंडीशन ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रख सकते हैं। ये ऐसी कंडीशन है, यानी ये प्लेसेस हैं जहां पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है। अब इनकी इमेज कहाँ बनेगी, तो इमेज के लिए अपन पीछे से गिनती स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ 3, 4 और 5, और जो ना पॉइंट नहीं दिख रहा उसको एज इट इज लिखते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ सामने पीछे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से अब अपन को परिभाषा बनेगी और क्वेश्चन बनेगा क्या, यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रख दिया जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रख दिया जाए, अनंत पर रख दिया जाए तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। Means if the object is placed at infinity, then where and how type of image will form. Where and how type of image will form. तो इमेज कैसी और कहाँ बना। तो आपका आंसर क्या देंगे आप, 1 को 1 से मैच करेंगे, तो 1 इंफिनिटी था और आंसर में फोकस है। तो आपका मतलब है कि वस्तु अगर अनंत पर रखे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, नीचे की तरफ है तो उल्टा बनेगा, और उसके ऊपर लिखा 5, तो 5 से बहुत छोटा है तो बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन यही आ गया आंसर इसका। यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत दूरी पर रखा जाए तो वस्तु का उल्टा, वस्तु से छोटा तथा वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा होगा तो वास्तविक जरूर होगा, उल्टे के संग वास्तविक रिलेटेड है, तो उल्टा तथा वस्तु से छोटा, ठीक है। तो कैसा प्रतिबिंब हो गया, यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत दूरी पर रखा जाए तो वस्तु का उल्टा, वस्तु से छोटा या बहुत छोटा तथा वास्तविक प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर प्राप्त होगा। कहाँ पे, अवतल दर्पण के सामने, ठीक है ना। If the object is placed at infinity, then its real, inverted and highly diminished image will form at the principal focus
अपोजिट ऑफ द कॉनकेव मिरर। ठीक है ना, ये आपका आंसर बन जाएगा। अब कंडीशन नंबर 2, यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र के पीछे रखा जाए, वक्रता केंद्र के पीछे रखा जाए, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। मीन्स यहाँ क्वेश्चन इंग्लिश में बनाने का फॉर्म होगा तो क्या होगा, वेयर, ठीक है ना, देखिए, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, if the object is placed beyond the center of curvature, where and how type of image will form। तो आपका आंसर यही होगा, 2 को 2 से मैच करना पड़ेगा कि यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाए, तो वस्तु का उल्टा वस्तु से छोटा, क्योंकि 4 के नीचे है जो, इसका मतलब है छोटा है, वस्तु का उल्टा वस्तु से छोटा तथा वास्तविक प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में प्राप्त होगा। ठीक है ना, ये छोटी सी डेफिनेशन है, आप अपने आप याद कर सकते हैं। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट्स रियल इन्वर्टेड एंड डेमिनाइज्ड इमेज will form between the center of curvature and principal focus। ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब तीसरे नंबर की कंडीशन में भी सेम ऐसा ही है, 3 को 3 से मिलाना है, 3 को 3 से मिलाना है। यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रख दिया जाए, वक्रता केंद्र पर रख दिया जाए, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। आंसर तो देना है, क्वेश्चन तो सेम रहने वाला है, पोजीशन बदल रही है, तो आंसर भी सेम रहेगा आपका। बस 3 को 3 से मैच करेंगे तो 3 और 3 इक्वल है, बराबर है, तो प्रतिबिंब बराबर बनेगा। जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, उसी बिंदु पर बनेगा, तो आंसर भी हो गया। यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रख दिया जाए, वक्रता केंद्र पर रख दिया जाए, तो वस्तु का उल्टा वस्तु से बराबर तथा वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा है तो वास्तविक तो जरूर होगा, तो वस्तु का उल्टा वस्तु के बराबर तथा वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। ठीक है, ये अपना हो गया। इसके बाद यदि वस्तु पे बना लेंगे, सारे क्वेश्चन बना लेंगे। अब 6वें नंबर की कंडीशन और देख लें, यदि ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया जाए, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रख दिया जाए, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, वेयर एंड हाउ टाइप ऑफ इमेज विल फॉर्म, क्वेश्चन विल रिमेन सेम, है ना, एंड पोजीशन विल बी चेंज। देन तो हमारा आंसर क्या होगा, यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखा जाए, तो वस्तु का सीधा, क्योंकि ऊपर की ओर लिखा है, तो वस्तु का सीधा वस्तु से बड़ा तथा, अब सीधा है तो आभासी होगा, तो आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्राप्त होगा, दर्पण के पीछे प्राप्त होगा, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये उसकी फोकस दूरी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, सेंटर रेडियस पे डिपेंड करेगा कि कितनी दूरी पर बन रहा है प्रतिबिंब। ठीक है ना, इस बात से अपन को बस यही लिखना है कि वस्तु के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा, इतनी बात अपन को कहना है। और अवतल दर्पण में तो 6 कंडीशन, उत्तल दर्पण में केवल 2 ही कंडीशन, कि यदि प्रतिबिंब को कहाँ रख दिया जाए, यानी वस्तु को रख दिया जाए अनंत पर, तो जब अनंत पर रखी गई थी हरियाली तो कहाँ जा रही थी, वो फोकस पर। तो पहली कंडीशन यही है कि यदि वस्तु को जब अनंत पर रख दिया जाए तो वस्तु का सीधा और वस्तु से बहुत छोटा, ठीक है, प्रतिबिंब जो है कहाँ प्राप्त होगा, मुख्य फोकस पर प्राप्त होगा। दूसरी कंडीशन सेम है सारी। उसके बाद वस्तु को कहीं भी रख दिया जाए तो वस्तु का सीधा
एवं आभासी प्रतिबिंब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बनेगा हर कंडीशन। उत्तल दर्पण में पीछे नहीं बनेगा, सीधा तो सारे प्रतिबिंब पीछे ही हैं, तभी तो सीधे हैं। सीधा प्रतिबिंब हमेशा दर्पण की और लेंस के पीछे ही बनता है। लेंस में देखो, लेंस वस्तु की ओर बन जाएगा जिस ओर वस्तु रखी हुई, और दर्पण में हमेशा लेंस के दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण में दर्पण के पीछे बन जाएगा, तो इस तरह से बात हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगी, तो हम लोग वहां पर, क्योंकि तो हमारे पास आप समझे इस बात को कि उत्तल दर्पण की जब बात चल रही है तो आपको सब समझना पड़ेगा कि ध्रुव के बाद जो फोकस है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वो सब पीछे ही तो है। तो सब पीछे ही है तो सारे काम पीछे ही तो हो रहे हैं, यस सर, है ना। तो कंडीशन तो उनकी इतनी है कि वस्तु को ही तो रख सकते सामने, क्योंकि वस्तु तो कभी दर्पण के पीछे रखी नहीं जाएगी। यानी जिनका प्रतिबिंब देखना है उन्हें तो रिफ्लेक्टेड सरफेस के सामने आना ही पड़ेगा। तो उनकी जो इमेज बनेगी वो आभासी होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से बनेगी, कंडीशन हमेशा एक ही रहेगी, यानी कि पोजीशन कितनी बदल जाए आंसर हमेशा उनका एक ही रहेगा। इसलिए दो ही कंडीशन है उनका, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा दर्पण हो गए, और इसके बाद फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध आपको पता है, बराबर क्या होता है आर पर, ठीक है। अब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, कैसे कि फोकस, अक्सर ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में कि वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, आधी होगी जस्ट, क्योंकि F बराबर R/2 है। अगर वक्रता त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी कितनी होगी 10। अब वक्रता त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी कितनी होगी 2.5, 2.5। और वक्रता त्रिज्या 10 होगी तो फोकस दूरी कितनी होगी 5 है। ये बात अपन को पता रहना चाहिए। अगर यही वाली बात उलट के अपन से कह दे कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, जस्ट डबल हो जाएगी, क्योंकि R बराबर 2F हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई कह दे आपसे किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी 40 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, क्योंकि R बराबर 2F, फोकस दूरी 20 तो 2 का मल्टीप्लाई 20 दूनी 40। अगर फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर है 120 तो वक्रता त्रिज्या 120 सेंटीमीटर हो जाएगी। मतलब ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, और चाहे इसको टर्म, आपको ये क्वेश्चन हमेशा मिलेगा एग्जाम में, कहीं ना कहीं, या तो ऑब्जेक्ट में या तो हमारे वेरी शॉर्ट में, हमेशा ये क्वेश्चन रहता ही है। इसके बिना क्वेश्चन पेपर बनता नहीं, ठीक है ना। जब भी कोई क्वेश्चन पेपर बनाता है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देना, ठीक है ना। अब हम लोग और आगे बात कर रहे थे, इस लेसन में अब हम लोग बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्ड, कार्तीय तल से है, कार्तीय तल मैथ्स का है, इसमें कहाँ है कार्तीय तल, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी का जो मतलब ये है, चिन्ह परिपाटी का मतलब होता है, आपको इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चिन्ह परिपाटी का मतलब होता है जो रिफ्लेक्टेड सरफेस के सामने है वो माइनस, परावर्तक तल के सामने माइनस, पीछे चले गए प्लस। दो ही बातें याद रखना है। वस्तु और प्रतिबिंब दोनों, वस्तु तो कभी पीछे जाती नहीं है, वस्तु तो हमेशा ही आगे रहती है, वो हमेशा ही माइनस रहेगी, क्योंकि वो हमेशा रिफ्लेक्टेड सरफेस के सामने। और अगर रिफ्लेक्टेड सरफेस के सामने प्रतिबिंब बनता है तो वो भी माइनस रहेगा। और अगर दर्पण के पीछे चला जाए तो वो प्लस हो जाता है, है कि नहीं। आपको दो ही बातें तो याद रखना है, दर्पण के सामने माइनस, दर्पण के पीछे प्लस, वो चिन्ह परिपाटी का यही होता है। अब हमने कह दिया कि ये हमारे पास दर्पण कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर। अब इसकी फोकस दूरी बनेगी तो क्या बनेगी, इधर
वक्रता केंद्र होगा तो भी इधर, यहाँ क्योंकि इसके अंदर ही तो होगा जो कुछ भी होगा, यस सर जो कि दर्पण के पीछे की तरफ है। पीछे तो उत्तल दर्पण में ये प्लस होगी, प्लस एफ बी प्लस होगा, सी सी प्लस होगा, आर बी प्लस होगा। अब सी तो कुछ होता नहीं है, आर ही हो सकता है, वो कुछ हो सकता है। तो फोकल दूरी प्लस, वक्रता त्रिज्या भी प्लस। यू क्या है? माइनस वस्तु की दूरी, वो हमेशा माइनस रहने वाली है। प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है? ध्रुव और फोकस के बीच में, या तो फोकस पर बनेगा या ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। इधर तो कभी आने वाला नहीं है, तो बी भी हमेशा प्लस रहेगा इसमें। वो भी चिन्ह परिभाषा है ना। जबकि अवतल दर्पण में बात करते थे हम लोग, तो क्या करते थे? देखो चिन्ह परिपाटी के लिए मैंने एक वीडियो और भी अपलोड किया हुआ है, पूरा लेसन है उसमें, हिंदी मीडियम में ये पूरा लेसन हमने अपलोड किया हुआ है पहले से। ठीक है, आप चाहें तो उसे हम लिंक भेज देंगे आपको। अब देखो इसमें क्या होगा? वस्तु तो हमेशा सामने रखी जाना है, तो यू तो हमेशा ही माइनस है। और अवतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनते लगभग 5 कंडीशंस के लिए, वो हमेशा प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने की ओर बनते, तो इसमें भी माइनस होगा। फोकस दूरी भी हमेशा दर्पण के सामने ही है, क्योंकि अंदर ही तो होगी जो भी ले, फोकल गोले के अंदर ही हो रहा है सारा काम, तो फोकस दूरी है वो भी दर्पण के सामने की ओर है, कोई माइनस। वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र तक की दूरी को कहते हैं, अपन को पता है, ध्रुव और वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मीन द डिस्टेंस बिटवीन द रेडियस, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। सो इट इज आल्सो इन द अपोजिट ऑफ रिफ्लेक्टेड सरफेस, सो इट इज आल्सो नेगेटिव। ठीक है ना, ये भी हमेशा नेगेटिव रहेगा, समझ गए ना। ये चिन्ह परिपाटी, इन्हीं से न्यूमेरिकल्स होते हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको फॉर्मूले याद रहना चाहिए। फॉर्मूले याद रहे तो आप लोग लेंस फॉर्मूला और दर्पण का लिए मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला क्या है हम लोगों को देखना पड़ेगा। मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/1 ये हाँ सर प्लस प्लस। मिरर फॉर्मूला में हमेशा प्लस होता है और लेंस फॉर्मूला में माइनस होता है। अब हम लोगों को देखना पड़ेगा, यहाँ पे अपन को कह दिया जाएगा कि यदि किसी दर्पण के सामने वस्तु को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया जाए मतलब वस्तु, और तो बनेगा प्रतिबिंब, बनता है या बनेगा, तो वो होगा प्रतिबिंब। तो उसका प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। लेंस की दर्पण की फोकस दूरी क्या कीजिए, तो दर्पण कौन सा बोला? अवतल दर्पण। जैसे ही वो अवतल दर्पण बोला, U माइनस और V माइनस। ठीक है, ये दोनों मान यहाँ प्लेस करो और अपनी फोकस दूरी निकाल लो। 1/-20 1/10 माइनस कितने, ये हो गया, ये माइनस प्लस माइनस कर दीजिए। ठीक है ना। आप देखो 1/-20 माइनस प्लस माइनस 1/10, तो अब हम लोगों ने 10 और 20 का एलसीएम लिया, ये आ गया 20 बन जाए 20 माइनस 1। ठीक है, माइनस 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 2 बार। क्या समझ में आया? माइनस के 2 और माइनस के 1, माइनस के 3 बटे में 20 आ गया 1/f का मान। अपन को 1/f थोड़ी चाहिए, अपन को तो f चाहिए, तो f को लेने के लिए से रेसिप्रोकल करेंगे, है ना, यानी इसे उल्टा करेंगे। और इसे उल्टा करेंगे तो एक पार्ट को थोड़ा उल्टा करेंगे, पूरे को करेंगे, तो 20 ऊपर हो जाएगा और -3 नीचे हो जाएगा। f बराबर हो जाएगा 20/3 माइनस, तो माइनस आ जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस,
और 3 से इसमें भाग देंगे, 3 6 18, 3 6 18, कितने कैरी हुए 2, डेसिमल लगाया 0 बढ़ाया, 3 6 18, 3 6 18, ऐसे जाते रहेंगे। तो एक 6 को हटाएंगे और इसे 1 ऐड कर देंगे। f इक्वल टू क्या हो जाएगा -6.7 या 6.7, ठीक है, सेंटीमीटर, अगर ये सेंटीमीटर है तो ठीक है। इस तरह से हम लोग फोकल लेंथ पता कर लेते हैं। वक्रता जो इस लेसन में से या तो ये फॉर्मूले में डिपेंड आएगा या तो आपसे वक्रता त्रिज्या दी जाए, फोकल दूरी पूछी जाएगी। तीसरे टाइप का इसमें सवाल क्या आता है? तीसरे टाइप का सवाल है आवर्धन क्षमता से जुड़ा हुआ। इसी सवाल को उलट दीजिए, देखो बनाना सीखिए। सवाल बनाना क्या है? हम लोगों को m बराबर क्या होता है? माइनस के v अपॉन u। तो अपन इसी से सवाल बनाएंगे। तो 20 है किसका मान? -20 v का मान। u का मान क्या है? 10 से कम 10, 10 दूनी 20, -2। तो ये हो गया 2 गुना। आपका क्वेश्चन बनता है, यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने रखने पर उसका 2 गुने आकार का प्रतिबिंब बनता है। कितने गुने आकार का? 2 गुने आकार का प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु को कहां रखा जाएगा? आपका क्वेश्चन वैसे यही होगा। एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी कितनी है? 6.67, ठीक है, 6.67 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं दिया गया है तो कोई बात नहीं, फिर आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दिया जाएगा। क्या कह दिया जाएगा? एक अवतल दर्पण है जिसके सामने वस्तु को रखने पर उसके 2 गुने आकार का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। 2 गुने आकार का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर प्राप्त होता है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। तो बताइए कि उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी और वस्तु को कहां रखा जाएगा? 2 क्वेश्चन उसने इसी बना के पूछ लिया, ठीक है। 3 में से आपको एक चीज दे दी जाएगी। अभी अपन को 2 चीजें देते थे, एक पूछते थे, 3 में से 2 दे दिया, एक पूछ दिया। जब आपको आवर्धन क्षमता वाली बात हो जाएगी तो 4 चीजें हो गई। सर कहाँ रखेंगे के लिए m निकालना है, कहां रखेंगे के लिए u निकालना है। m तो दे दिया हमने, 2 गुने आकार का, 3 गुने आकार का, 4 गुने आकार का, आधा, ये तो m ही तो है, ठीक है। यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने रखा जा रहा है या उत्तल दर्पण के सामने रखा जा रहा है और ये बात कह दिया है कि वस्तु का 1 गुने आकार का, 2 गुने आकार का, 3 गुने आकार का, 5 गुने आकार, कितने भी गुना कह दिया, आधा कह दिया, समझ जाओ कि ये m का मान है, आवर्धन क्षमता का मान है, ठीक है। और आवर्धन क्षमता का मान जैसे ही उन्होंने कह दिया तो आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए, दर्पण के लिए m बराबर -v/u, ठीक है ना। अब अपन को -v/u कह दिया और अपन से ये भी कह दिया, यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने रखने पर वस्तु के 5 गुने आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। 5 गुने आकार का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर प्राप्त होता है? 20 पे, 30 पे, 50 पे, जहां भी आपसे कह दिया जाए। तो मान लिया कि 50 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त हो रहा है, तो v का मान 50 हो गया। अवतल दर्पण के लिए v क्या होता है? माइनस होता है। आप समझते हैं, सारी दूरियां दर्पण के सामने ही होती है। तो m का मान आ गया 2 गुना और v आ गया, तो वस्तु का प्रतिबिंब तो दिया हुआ है। अब कितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाए और साथ ही साथ उसकी फोकस दूरी का हो।
कितनी दूरी पर रख दिया जाए अपन को पता ही है। तो सबसे पहले m बराबर हो गया माइनस के v अपॉन v, m -2 क्यों 2 ही क्यों गई? हमने 2 गुना का, हमने तो नहीं बताया भी माइनस है कि प्लस है। माइनस इसलिए क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब माइनस, आभासी प्रतिबिंब प्लस। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब माइनस, आभासी प्रतिबिंब प्लस। आपसे तुरंत कह दिया जाएगा क्वेश्चन में कि यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने ना कहा जाए आपसे, तो आपसे दूसरी छुपी हुई बातों में कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एक वस्तु का दर्पण के सामने रखने पर 2 गुना आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो आप समझ जाएंगे कि दर्पण अवतल दर्पण है। तो आपसे लास्ट में ये भी पूछ लिया जाएगा तो दर्पण की प्रकृति बतलाइए। जैसे उन्होंने छुपे शब्दों में बात की तो आपसे दर्पण की प्रकृति भी पूछ ली जाएगी, है ना? क्योंकि उनको तो आपको क्या करना है, टेस्ट करना है कि आपको क्या क्या आता है। तो प्रकृति भी पूछ ली जाएगी। आपको एक ही चीज दी गई है, क्या? 2 गुना आकार और प्रतिबिंब की दूरी। कभी कभी तो ये भी नहीं देते, क्या देते सर? प्रतिबिंब की लंबाई दे देंगे, वस्तु की लंबाई दे देंगे। ठीक है, वहां से m निकालो पहले, फिर m को इधर लेके आओ, फिर एक काम करो। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना m बराबर माइनस के v अपॉन 2 गुने आकार का प्रतिबिंब माइनस v का मान आपको दिया है माइनस के 50। u ज्ञात करना, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ गया u इक्वल्स टू माइनस के 50 बटे 2। तो ये आ गया माइनस के 50। u का मान आ गया, v का मान पता ही था। अपन क्या निकाल लेंगे? फोकस दूरी निकाल लेंगे, ये वाले फॉर्मूले में मान रखिए। ठीक है, हैं? u को वस्तु की दूरी बोलते हैं। ठीक है ना? तो u का मान आ गया, यानी वस्तु की दूरी आ गई कि वस्तु को इतनी दूरी पर रखा जाएगा। अब हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला तो अपन जानते ही हैं। तो ये आ जाएगा 1/f इक्वल्स टू 1/v की वैल्यू है हमारे पास पहले से, ये माइनस के 50 प्लस 1/u की वैल्यू हमारे पास -25 माइनस 50 एलसीएम आ गया। 50 से हम 50 माइनस 25 दूनी 50। ठीक है, 50 1 50 एंड 25 2 50, सो 2 and 1 -2 -1 -3 अपॉन 50, it is 1/f, so f becomes 50 upon -3। क्लियर? माइनस प्लस माइनस, सो f इज इक्वल्स टू, इसको डिवाइड कर देंगे, 16 3 48 होते हैं ना, 66 आते ही जाएगा 16.67। ठीक है ना, या सेंटीमीटर में। ठीक है ना? तो ये लेसन में जो मिरर टॉपिक है वो आपका क्लोज हो जाएगा। आपको इससे ज्यादा बड़ा सवाल आपकी क्लास 10 में नहीं पूछा जाएगा, है ना? अब आपको क्या करना है, बस ये 3 टाइप के सवाल आते हैं, कॉन्सेप्ट है ये। अब आपको जितने भी आपकी किताब में सवाल होंगे मिरर वाले, सब इन्हीं पे डिपेंड है। आपको इजी टॉपिक हो जाएगी। कितना टाइम हो उत्तर दर्पण आएगा तो m प्लस का नहीं है? उत्तर दर्पण की कहीं जाए तो m प्लस का नहीं, उत्तल दर्पण के लिए m प्लस में, उत्तल दर्पण के लिए m प्लस में लिया ही जाएगा। बताओ क्यों लिया जाएगा? हाँ, इसलिए